हेलो। आपका मेरे चैनल टू डिटेल्स पर स्वागत है, जहां हम आपको ऐसे ऐसे किस्से सुनाते हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। तो आज हम आपके लिए 3 ऐसी अद्भुत कहानियां लाए हैं जिन्हें सुनने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए, पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शहर कभी स्थिर नहीं था। सड़कों पर गाड़ियों की फिसलन भरी आवाजें, नियन बोर्डों की झिलमिलाहट, और कहीं ऊंचाई पर वहां खड़ा था एक ऐसा शख्स जहां कोई और जाने की हिम्मत नहीं करता। वो योंगनिंग। वह सिर्फ इंसान नहीं था, वह आसमान पर लिखा हुआ एक किस्सा था। इस रात से पहले वू ने चीन की ऊंची ऊंची इमारतों पर मौत के साथ नृत्य किया था। वह तंग किनारों पर बिना किसी सहारे खड़ा रहता, जहां दोनों ओर बस खालीपन था। वह क्रेनों की चोटी पर लटक जाता, कभी एक हाथ से, कभी उल्टा झूलकर। उसने गगनचुंबी इमारतों के किनारों पर पुलअप्स किए, मानो गुरुत्वाकर्षण उसके लिए कोई नियम ही न हो। हर करतब, हर वीडियो लाखों दिलों की धड़कनों को थमा देता, फिर उन्हें विस्मय से भर देता। लोग उसे चीन का पहला रूफ टॉपर कहते। कुछ उसे निडर मानते, कुछ लापरवाह, लेकिन सभी देखते। हर चढ़ाई एक जंग थी। उसका शरीर बनाम गुरुत्वाकर्षण, उसकी इच्छा बनाम भय, और हर बार वो जीतता। वह उन किनारों से लौटता जो किसी और को निगल लेते। वह वहां मुस्कुराता जहां औरों की आंखें बंद हो जाती। धीरे धीरे वह इंसान से कहानी बन गया। हर इमारत उसकी गवाही बनती गई। पर हर कहानी अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है। और 8 नवंबर 2017 की रात चुनौती अब तक की सबसे कठिन थी। चांगशा की 62 मंजिला हुआयुआन इंटरनेशनल सेंटर। कांच और इस्पात का एक भाला जो आसमान को चीरता हुआ खड़ा था। अनुभवी पर्वतारोही भी बिना रस्सियों के इसे छूने की सोचते नहीं। लेकिन वो योंगनिंग, वह आया था खाली हाथ, सिर्फ अपने जूतों और एक छोटे कैमरे के साथ, जो उसकी गवाही दर्ज करने को तैयार था। कैमरे की लाल बत्ती स्थिर जल रही थी, जैसे किस्मत खुद देख रही हो। वो ने जूतों के फीते कसकर बांधे। उसने कंधे घुमाए, बाहें फैलाईं, सांसों को धीरे धीरे साधा। क्षितिज की ओर देखा, नियन से धड़कता हुआ शहर, और फुसफुसाया, एक और, उनके लिए, अपने लिए। और फिर वह उतरा। उसका शरीर लयबद्ध गति से चला। हाथ, पैर, सांस, हाथ। गगनचुंबी इमारत हवा से कराह रही थी। उसका कांच ठंडा और फिसलन भरा था। 50 मंजिल नीचे एक अथाह खाई उसका मुंह खोले खड़ी थी। जूते की हर रगड़, हथेली की हर पकड़ कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। शहर सिमटता चला गया। सड़कें नियन की नसों सी, गाड़ियां खिलौनों जैसी। आधे रास्ते पर मौत ने लगभग उसे छू लिया। उसका पैर फिसला और एक पल के लिए पूरा शरीर खालीपन में झूल गया। लेकिन बिजली जैसी गति से वो ने इस्पात पकड़ा। मांसपेशियां फटने को आईं, नसें तन गईं, और उसने खुद को खींचकर वापस ला दिया। कैमरे ने सब कुछ कैद कर लिया। वह लहराता पल, वह खौफ, और फिर विजय। लेकिन अब उसकी बाहें कांप रही थीं। उसका शरीर, जिसने न जाने कितनी छतों को जीता था, आज थकान से जूझ रहा था। गुरुत्वाकर्षण हार मानने को तैयार नहीं था। फिर भी वो चढ़ता गया। आखिरकार चोटी। उसने खुद को खींचकर किनारे पर बैठाया। छाती धौंकने की तरह चल रही थी। चेहरा पसीने से भीगा, लेकिन आंखों में जीत की चमक। वह धीरे धीरे उठा, जैसे शहर की सांसें थम गई हों। उसने बाहें फैलाईं। हवा गरजी। नीचे चांगशा आकाश गंगा सा चमक रहा था। वह मुस्कुराया किसे, और फिर उसके पैर कांपे। पकड़ ढीली पड़ी। बस एक छोटी सी चूक। वो डगमगाया, हाथ बढ़ाया, कुछ नहीं मिला। क्षितिज घूम गया। कैमरा टिका रहा। वो योंगनिंग गिर पड़ा। शहर उल्टा हो गया। नियन धारियों सा भागा, कांच चमका। नीचे लोग सन्न होकर ऊपर देखने लगे। उसकी गिरावट फैल गई, लंबी, निर्दयी। हवा गरजी। शहर की हर आवाज डूब गई। और इस सब के बीच वो का चेहरा, शांत, स्वीकार कर चुका, लगभग सुकून में। टकराव कैमरे ने नहीं दिखाया। उसने बस उसकी छवि दर्ज की, जो अंधकार में खो गई, उसी खाई में जिसे वह बार बार चुनौती देता रहा था। कुछ घंटों बाद यह वीडियो पूरी दुनिया में फैल गया। लाखों लोगों ने देखा। किसी ने उसे पागल कहा, किसी ने रोया, और कुछ ने फुसफुसाकर कहा कि उसने आखिरी पल में अमृता छू ली थी, क्योंकि उसने जिंदगी सालों में नहीं, पलों में जी थी। डर के पलों में, विस्मय के पलों में, ऐसे पलों में जिन्होंने चीन की छतों को उसकी रंगमंच बना दिया। और भले ही गुरुत्वाकर्षण ने उसका शरीर छीन लिया, उसकी परछाई वहीं रह गई,
आसमान की रेखा पर उकेरी हुई, हमेशा के लिए। वो योंगनिंग, वह आदमी जिसने जिंदगी से भी ऊंचा चढ़ने की हिम्मत की। बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। सब कुछ शुरू हुआ एक फुसफुसाहट से। 4 साल की नन्ही सी बच्ची शांति देवी एक दिन खाने से जिद करने लगी। माँ ने डांटते हुए पूछा, ऐसा क्यों कर रही हो? खा लो, ये तुम्हारा घर है। बच्ची ने अपनी गहरी अजीब सी आंखों से देखा और धीमे मगर पक्के स्वर में बोली, नहीं, ये मेरा घर नहीं है। मेरा असली घर मथुरा में है। मथुरा, सैकड़ों मील दूर का शहर, जहां ये बच्ची कभी गई भी नहीं थी। पहले तो परिवार ने बात को बच्चों की कल्पना समझकर टाल दिया, लेकिन शांति देवी रुकने वाली नहीं थी। दिन ब दिन उसकी बातें और साफ होती गईं। उसने अपने पति का नाम लिया, केदारनाथ। उसने बताया कि उसका घर सफेद दीवारों और नीली खिड़कियों वाला था। उसने मंदिरों, गलियों, आंगनों की बातें की और फिर उसने कहा, मैं प्रसव के समय मर गई थी, अपने बच्चे को जन्म देते हुए। परिवार सन्न रह गया। कौन सी 4 साल की बच्ची ऐसी बातें करती है? पड़ोसियों तक बात पहुंची। दिल्ली की गलियों में फुसफुसाहट होने लगी। कोई बोला, बच्ची पर कोई आत्मा का साया है। कोई बोला, ये ईश्वर का चमत्कार है। स्कूल के शिक्षक ने परखा। बड़े बड़े लोग पूछताछ करने लगे, लेकिन शांति देवी हर बार वही जवाब देती, स्पष्ट, दृढ़, बिना डरे। आखिरकार खबर महात्मा गांधी तक पहुंची। उन्होंने विद्वानों और जांचकर्ताओं की एक समिति बनाई। फैसला हुआ, बच्ची को मथुरा ले जाया जाएगा। यात्रा का दिन आया। ट्रेन धीरे धीरे पटरियों पर चल रही थी। समिति के लोग उसकी हर हरकत पर नजर गड़ाए बैठे थे। क्या ये बच्ची वाकई मथुरा को पहचान पाएगी? जैसे ही ट्रेन मथुरा के करीब पहुंची, शांति देवी के छोटे हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। हम पास आ गए हैं, मेरा घर आ गया, उसने बुदबुदाया। ट्रेन रुकी। वह उतरी और बिना किसी झिझक के चल पड़ी। भीड़ भरी गलियों से, दुकानों के बीच से, मंदिरों के रास्ते से उसके छोटे पांव ऐसे चल रहे थे मानो उसने ये रास्ते 100 बार पहले भी तय किए हों। और फिर वह रुक गई, एक घर के सामने। उसकी उंगली कांपते हुए उठी। यहीं यहीं मैं रहती थी। दरवाजा खुला। सामने खड़े थे वही व्यक्ति जिनका नाम उसने महीनों पहले लिया था, केदारनाथ। उनकी आंखें फैल गईं, चेहरा सफेद पड़ गया। छोटी सी बच्ची दौड़ पड़ी, पर वह दौड़ किसी अजनबी की नहीं थी। वह दौड़ ऐसी थी जैसे कोई पत्नी बरसों बाद अपने घर लौटी हो। उसने उनका नाम लिया, निजी बातें बताईं, घर में कमरों की व्यवस्था, छुपाकर रखे पैसे, वो बातें जो सिर्फ लुगदी देवी जान सकती थीं। केदारनाथ का शरीर कांप उठा। आंसू बह निकले। हर बात सच निकली। फिर सबसे दिल दहला देने वाला पल आया। घर से बाहर लाया गया वो बच्चा, वही बच्चा जिसके जन्म के समय लुगदी देवी की मृत्यु हो गई थी। शांति देवी उसे देखते ही जमीन पर गिर पड़ी, रो पड़ी। उसने उसे गले से लगा लिया। उसकी रुलाई किसी बच्ची की नहीं थी, वो एक मां की थी जो अपने खोए हुए बच्चे से बरसों बाद मिल रही हो। कमरा खामोश हो गया। रोंगटे खड़े हो गए। विद्वानों ने तर्क खोजे, शक करने वालों ने बहाने तलाशे, लेकिन एक एक कर हर बात सच साबित होती गई। बात पूरे देश में फैल गई। कोई इसे पुनर्जन्म का प्रमाण कहने लगा, तो कोई इसे दिमाग का खेल। लेकिन शांति देवी के लिए इसमें कोई सवाल ही नहीं था। वह शांत स्वर में कहती, मैं लुगदी देवी थी और अब मैं शांति हूं। उनकी कहानी आज भी जिंदा है, किताबों में, रिपोर्टों में और सबसे बढ़कर उन सवालों में जो इंसानियत को बार बार बेचैन करते हैं। क्या हम सिर्फ एक बार जीते हैं या आत्मा बार बार लौटती है, अधूरे वचनों और अधूरी कहानियों को पूरा करने? और उन गहरी प्राचीन आंखों में दुनिया ने देखा एक ऐसा रहस्य जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। वो सफेद घर और परछाइयों का रहस्य। ये बात तब की है जब मैं सिर्फ 5 साल का था। हम साउथ अमेरिका के एक छोटे ग्रामीण कस्बे में रहते थे। मेरे सौतेले पिता की नौकरी ऐसी थी कि हमें अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। उसी समय की यादों में कुछ ऐसी बातें छुपी हैं जो आज तक हमारे परिवार में खुलकर कभी नहीं बोली जाती। आज मैं उन्हीं दबी हुई बातों में से एक रहस्य आपके सामने रख रहा हूं। एक ऐसा राज जिसे हमारा परिवार हमेशा भुला देना चाहता है।
हमारा नया घर सफेद रंग का छोटा सा मकान था, जिसके पीछे दो बड़े बड़े बबूल जैसे पेड़ खड़े थे। उनकी मोटी डालियां आकाश तक फैली थीं और सूरज की रोशनी को रोक देती थीं। हमारे आंगन में दिन भर एक अजीब सी छाया रहती, जैसे घर दुनिया से थोड़ा अलग थलग पड़ा हो। मैं और मेरी दो बड़ी बहनें घंटों उन्हीं पेड़ों की डालियों पर झूलते रहते, उनकी छाल पर चढ़ते उतरते। माँ और सौतेले पिता बरामदे में बैठकर हमें खेलते देखते, कभी मुस्कुराते, कभी तालियां बजाते। हम बच्चे भी बहुत शरारती और सक्रिय थे। कभी साइकिल दौड़ाते, कभी पानी से भरे छोटे से पूल में तैरते, कभी पतंग उड़ाते और कभी स्लिप एंड स्लाइड पर दौड़ लगाते। एक दिन भी यूं नहीं जाता था जब हम खेल कूद से खाली रहते हों। घर के सामने वाली गली में कुछ और मकान थे। बिल्कुल सामने एक प्यारा सा बुजुर्ग दंपति रहता था। वे अक्सर अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सियों पर बैठकर नींबू पानी पीते और हमें हंसते खेलते देखते। उनकी मुस्कान में ऐसी मिठास थी कि माँ अक्सर उनकी तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन करती। हमें भी वे बेहद अच्छे लगते। लेकिन कुछ महीनों बाद सब बदल गया। एक शाम माँ ने हमें तीनों बच्चों को बुलाया। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसने सख्त आवाज में कहा, अब से तुम लोग सामने वाले बूढ़े दंपति को हाथ नहीं हिलाओगे, उनसे नजर भी मत मिलाना। अगर वे हाथ हिलाएं तो तुरंत घर के अंदर आ जाना और मुझे बताना। हम सब सन्न रह गए। क्यों? उनमें तो कुछ भी अजीब या डरावना नहीं था। माँ ही तो हमेशा कहती थी कि वे कितने प्यारे और नेक इंसान हैं। उसकी ये चेतावनी हमें समझ ही नहीं आई, लेकिन जैसा उसने कहा, हमने वैसा ही किया। धीरे धीरे वे बुजुर्ग हमारे खेल और हमारी जिंदगी से मिट गए। साल बीतते गए। हम दूसरे कस्बों और दूसरे घरों में शिफ्ट हो गए। फिर मैं 16 साल का हुआ। एक दुर्लभ अवसर पर मैं, मेरी बहनें और माँ साथ में डिनर करने बाहर गए। बातचीत का सिलसिला हंसी मजाक से शुरू हुआ, लेकिन अचानक बात उस पुराने सफेद घर और सामने वाले बुजुर्ग दंपति पर आ गई। माँ का चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और आंखें झुक गईं। कुछ देर तक चुप रही, फिर भारी सांस लेकर बोली, मैंने उस समय तुम्हें कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। उस घर में रहते हुए सच्चाई बताना सही नहीं था। उस समय मेरे सौतेले पिता स्थानीय पेप्सी कंपनी में काम करते थे। वहीं उनके एक साथी रहते थे, जो उसी सफेद घर के बगल वाले मकान में 6 साल तक रहे थे और बस 1 साल पहले वहां से निकले थे। एक दिन बातचीत के दौरान मेरे सौतेले पिता ने उनसे कहा कि सामने वाले बुजुर्ग कितने प्यारे हैं, हमेशा बरामदे में बैठकर बच्चों को खेलते देखते हैं। साथी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने हैरानी से कहा, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? मेरे सौतेले पिता उलझन में पड़ गए। उस आदमी की आंखें गहरी हो गईं। उसने कहा, सामने कोई बुजुर्ग दंपति नहीं रहते? वहां तो पिछले 3 साल से कोई नहीं है। जो दंपति वहां रहते थे, उनकी मौत हो गई थी। बेहद दर्दनाक मौत। उनके चूल्हे से गैस रिस रही थी। धीरे धीरे पूरे घर में जहरीली हवा भर गई। वे दोनों बिस्तर पर ही बेहोश हुए और वहीं दम तोड़ दिया। कई दिन बाद किसी ने दरवाजा खोला और उनकी लाशें देखी। मैं ही वह इंसान था जिसने सड़क पार करके दरवाजा खोला था। उसके बाद उसने मेरे पिता को सलाह दी, बेहतर है तुम लोग उस घर से निकल जाओ, उस जगह में रहना सही नहीं है। उस रात जब माँ ने यह कहानी हमें सुनाई, हमारे भीतर ठंडक दौड़ गई। बरसों बाद हमें समझ आया कि माँ ने उस वक्त क्यों कहा था, उनसे नजर मत मिलाना। कभी कभी जिंदगी में ऐसे किस्से मिलते हैं जिनका जवाब न विज्ञान देता है न तर्क, बस रह जाते हैं सवाल। और वो परछाइयां जो विलो के पेड़ों के नीचे उस सफेद घर को हमेशा ढंके रहती थीं। तो कैसी लगी आपको ये तीनों कहानियां? ये कहानियां सच्ची घटना पर आधारित है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगली बार लौटूंगा ऐसी ही कहानियां लेकर।